ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले लेते हैं आज आपका डाउट, जो आपने डाउट पूछा है। अब उसमें कंसेप्ट क्या है, जैसे आपने जो डाउट पूछा मुझसे, तो उसमें ये है कि एक तार को खींच करके जो है लंबा कर दिया जाता है, बड़ा कर दिया जाता है। एक तार को खींच करके बड़ा कर दिया जाता है। आपको बताना है कि तार को खींच करके बड़ा करने पर उसका प्रतिरोध कितना बढ़ जाएगा। देखो बच्चों, दो बातें हैं। आप कहोगे सर आपने पढ़ाया तो है आर प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक है भैया, आर प्रोपोर्शनल टू एल, बट ये फॉर्मूला तब लगेगा जब आप तार में तार जोड़ रहे हो। तार में तार, जी हाँ, समझ गए ना। ये तार ये उस चीज़ को नहीं दिखाएगा आपको कि आपने तार खींच दिया पकड़ के, ये आपने तार पकड़ के खींच दिया, ये वो वाली लंबाई बढ़ाना नहीं है। ये क्या लंबाई बढ़ाना है, एक तार में आपने दूसरे तार को ऐड कर दिया तो लगेगा आर प्रोपोर्शनल टू एल। बट यदि जब आप तार खींच रहे हो तो भैया जिस समय आप तार खींच रहे हो तो उस समय लगेगा आर समानुपाते एल स्क्वायर। क्या लगेगा, आर समानुपाते एल स्क्वायर। बेटा इसमें जब आप तार को लंबा करोगे तो एरिया नहीं बदलेगा, क्योंकि तार खींचने पे एरिया से कुड़ता है। च्युइंगम खींचते हैं तो च्युइंगम पतला होता जाता है ना। तो जब ये वाला फॉर्मूला लगेगा मतलब उस समय एरिया नियत नहीं है, मगर ये वाला जब फॉर्मूला लग रहा है मतलब एरिया क्या है, नियत है। क्योंकि आप तार पे तार जोड़ते जा रहे हो ना, बढ़ा रहे हो। एक तार पे दूसरी वायर जोड़ दी, दूसरे पे तीसरी जोड़ दी। तो अगर आप तार ओनली बढ़ा रहे हो बिना एरिया में परिवर्तन करें तो ये लगेगा। और कंसेप्ट क्या लगेगा आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, R1/R2 बराबर L1/L2। और अगर आप ये कर रहे हो, एरिया सिकुड़ रहा है, तार को खींच रहे हो, उस समय जो आपके पास में कंसेप्ट बनेगा वो बनेगा R1/R2 इक्वल टू L1/L2 तो ये दो अलग अलग समीकरण आपके सामने आएंगे, ठीक है ना। तो ये दो अलग अलग समीकरण आपके सामने आएंगे। R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2। क्लियर है, एनी प्रॉब्लम। तो ये दो चीज़ें लिख लीजिए। अब आपका जो सवाल है वो इसी से संबंधित है। अब आप याद करिए, बट वो सवाल जो है वो क्लास 11th का भी एक उसमें कंसेप्ट लगेगा। क्या कंसेप्ट था, अगर R प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर है, यहाँ पे R प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, तो आपको याद होगा कि एरर यानी त्रुटि निकालने में जो ये पावर होती थी ये आगे आ जाती थी। त्रुटि निकालने में पावर क्या हो जाती थी, आगे आ जाती थी, ठीक है ना। यस, सो R प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, R प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। यदि इसको डिटेल में बात की जाए तो R इक्वल टू कोई कांस्टेंट के एल स्क्वायर, हाँ या ना, कोई कांस्टेंट के एल स्क्वायर। R समानुपाते एल स्क्वायर है तो R बराबर हो जाएगा के एल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, ओके। अब त्रुटि बोली जाए तो रिलेटिव एरर, तुल्यांक की त्रुटि, डेल्टा R/R। भैया के की कोई त्रुटि तो होती नहीं, क्योंकि कांस्टेंट में कभी कोई त्रुटि होती नहीं है, केवल L की त्रुटि होती है। बोलो हाँ। तो ये पावर 2 है तो 2 कहाँ आ जाएगी, आगे, और यहाँ आएगा डेल्टा L/L। तो डेल्टा R/R बराबर 2 डेल्टा L/L। ये हो गई कौन सी त्रुटि, बोलो, सापेक्षिक त्रुटि। कौन सी त्रुटि, सापेक्षिक त्रुटि, है ना, रिलेटिव एरर बोलते हैं। तुल्यांकी बोल गया मैं गलती से, सापेक्षिक त्रुटि हो गई। अब सापेक्षिक त्रुटि को यदि प्रतिशत त्रुटि में बदलना हो तो क्या करते हैं, 100 का गुणा। तो डेल्टा R/R इंटू 100 बराबर 2 डेल्टा L/L इंटू कितना बेटा, 100। आया समझ में, 2 डेल्टा L/L इंटू 100। हाँ भाई, तो इसमें क्या है भाई, 2 डेल्टा L/L इंटू 100। ये क्या है, ये टर्म ये कहलाएगा R में प्रतिशत त्रुटि, R में रेजिस्टेंस में, प्रतिरोध में प्रतिशत त्रुटि, बराबर ये क्या है, 2 गुणे लंबाई में प्रतिशत त्रुटि, 2 गुणे लंबाई में प्रतिशत त्रुटि। बोलो हाँ। मिश्रा जी आपने जो सवाल दिया है वो क्या है, वो सवाल है, अब सवाल पे आते हैं कि किसी तार को खींचने पर उसमें 1% का परिवर्तन आता है। किसी तार की लंबाई को खींचने में 1% का परिवर्तन किया जाता है, समझ रहे हो। मतलब तार में जो आया परिवर्तन वो कितना आया, 1%। तो भैया ये क्या है, त्रुटि ही तो है।
1% का परिवर्तन आपने किया, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 कितने परसेंट? 1%। तो प्रतिरोध में परिवर्तन कितना होगा? वेरी सिंपल, देखो 2 है और गुणे 1%। बोलो आंसर कितना आया? चेक करो भाई साहब, यही है। एक मिनट, परसेंटेज परिवर्तन कितना किया है? 1 की 2 किया है? पहले क्वेश्चन देख लो। 0.2% है ना। चलो भाई, क्वेश्चन ही अलग है, हमने 1% पे करा दिया। हमने अभी आपको क्वेश्चन कितने पे कराया है? 1% पे। मगर इनका क्वेश्चन है 1% का नहीं है। तार की लंबाई में बेटा जो प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है वो कितना है? 0.2%। बोलो हाँ। और 2 जिंदाबाद मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0.2 इंटू 2 कितना हुआ? आया, यही आंसर है। इतने देर में यस सर बोल रहे हो यार, क्या हुआ? अरे आंसर देखो यार, बस ना, खत्म ना बात, छापो जल्दी से, हमें को कंफ्यूज कर देते हो। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं भाई, चलो चलो नोट कर लो। आ गया, समझ में आया ना भाई? सीधी सीधी बात है यार, पावर जो होगी आगे आ जाएगी। चलिए जी, अगला सवाल हो जाए फिर। अगला सवाल उदाहरण नंबर 3 शिवलाल की बुक का भाई साहब, एग्जाम्पल नंबर 3। 2 तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 18 ओम है। तो 2 तार हैं भाई साहब, एक ये पहला तार है और एक ये दूसरा तार है। इन दोनों को श्रेणी क्रम में अपन ने जोड़ दिया। इसका प्रतिरोध कितना मान लो? इसका कितना मान लो? हालांकि पूरी दुनिया R1 R2 मानती है, बट मैं आपको 10th क्लास में ले चलता हूँ, इसलिए X1 और Y मान लेते हैं, है ना। तो दोनों तार का तुल्य प्रतिरोध बोलो श्रेणी क्रम में क्या होगा? X प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया? 18। हाँ या ना? X प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 18। ठीक है ना। दूसरा, और समांतर में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 4 है। मतलब X को ये जोड़ा और Y को ये जोड़ दिया, और समांतर में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना है? 4 है। भैया तुल्य प्रतिरोध समांतर का कितना आता है? एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। बोलो आता है कि नहीं आता? या तो तुम 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई करोगे, बात तो वही है ना। तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, तुल्य प्रतिरोध कितना है? बोलो। कह रहा है बताओ अलग अलग प्रतिरोधों की वैल्यू क्या होगी। सवाल समझ में आया कि नहीं आया मिश्रा जी? क्वेश्चन नहीं पढ़े ईमानदारी से बताओ, पढ़े हो? हाँ, तो सवाल समझ में आया कि नहीं आया? ये आ गया समझ में ना? बस इसको देखो अब। तो चलो भैया देखो, अब क्या है, देखो ये x प्लस वाई इधर ही में बैठा है ना। तो क्यों ना इसकी वैल्यू रख दी जाए। तो एक्स वाई अपॉन कितना? 18 बराबर कितना बेटा? 18 चौके 72। मतलब एक्स प्लाई वाई की वैल्यू 18 चौके 72 हो गई। एक्स वाई की वैल्यू, एक्स इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 72। समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब आपको ये देखना है कि x अलग अलग क्या है, y अलग अलग क्या है। तो भैया अपन वर्ग समीकरण भी कर सकते हो, नहीं तो मैंने जो ट्रिक बताई थी एक बार x माइनस वाई का होल स्क्वायर, उससे भी बना सकते हो। चलो सिंपल वाली बात करते हैं, आपको जो अभी समझ में आएगी। y बराबर बोलो 72 बटे चेप दो उठा के यहाँ पे, x प्लस 72 बटे x बराबर कितना? 18। क्लियर है ना? x इंटू एक्स क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 72 x पलटी मार के ऊपर 18x। बोलो हाँ। इस गोलू को पकड़ के यहाँ ले आओ। 18x प्लस 72 बराबर 0। बोलो हाँ। चलो ऐसे 2 जीव जंतु ढूंढो, मल्टीप्लाई करने पर 72 आए, सम करने पर कितना? माइनस 18 है। कहीं भैया 9 8 9 8 72 होता, मगर 18 नहीं आता है। और सोचो 72 कौन है भाई? कौन है दिखाओ भाई। और सोचो भाई। 18 4 में 18 ही अपने को चाहिए, नहीं काम नहीं बन पाएगा। और सोचो 12 6, बिल्कुल सही, वेरी गुड, बिल्कुल सही। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 6x प्लस 72 इक्वल टू कितना? 0। x कॉमन लिया x माइनस 12 और माइनस 6 कॉमन लिया x माइनस 12 इक्वल टू कितना? 0। तो भैया अपने पास x माइनस 12 और x माइनस 6 इक्वल टू कितना? 0। मतलब x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू कितना? अब आप चिल्लाओगे कि सर 2 आंसर कैसे हो गए एक टाइम में, तो एक ही लगेगा। हाँ तो भैया बिल्कुल सही है। जब ऊपर वाला 6 लोगे तो ये वाला कितना हो जाएगा? 12। और जब नीचे वाला, जब ये वाला 6 ले लोगे तो ये वाला 12 हो जाएगा। अल्टी पल्टी होगी, देख लो कैसे। जिस समय x बराबर 6 है तो y की वैल्यू क्या 72 बटे x है? तो जिस समय x बराबर 6 है तो y बराबर 72 बटे 6। बोलो कितने बार? 12। और जिस समय x बराबर 12 है तो y बराबर 72 बटे 12 लगेगा। बोलो हाँ, क्योंकि 72 बटे x है तो x की जगह 12 आ गया, तो y बराबर कितना?
तो जब एक 6 तो दूसरा 12, और जब एक 12 तो दूसरा 6, कुल मिला करके संयोजन का योग 18 मिलेगा। और इसका संयोजन का जो प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में 18 मिल रहा है, 12 + 6 18, और पैरेलल में अपन को कितना मिल रहा है 4। बोलो आ गया समझ में, कोई दिक्कत? चलो भैया छाप लो जल्दी से, फोटो वोटो ले लो। हाँ भैया, हाँ हो गया डन। चलो 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 चलो, सब ही बढ़िया, एक नंबर के कैमरामैन बनने अपन को, है ना। शादी में कैमरा लेके फोटो बनावे जाए, बढ़िया, सही बात है। हम भी चलेंगे हैं, हाँ। और का रिटायरमेंट के बाद जे आड़े तिरछे काम करने अपन को। नहीं नहीं बिल्कुल, तुम तो बताना बस हमें चलना कहाँ है, हम सब में रेडी, ठीक है ना। चलो भैया अगला सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 89, शिवलाल दिग्दर्शिका का ये दिया है भाई साहब ने। कौन सा प्रश्न दिया भाई तुमने? बाकी पूरे कर लिए? अच्छा अच्छा अच्छा, तो एकदम 89 पे आ गए यार। कोई नहीं, ग्राफिकल क्वेश्चन है। देखिए कह रहे हैं कि संलग्न चित्र में धारा आई का टी के साथ परिवर्तन निम्न के अनुसार होगा। 4 ग्राफ दिए हैं भाई। परिवर्तन किसका बोला गया है? आई का। और किसके साथ बोला गया है? टी के साथ, है ना भाई साहब। आई का टी के साथ परिवर्तन बोला गया है, तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। बोलो हाँ, आई इज इक्वल टू टी क्यू अपॉन टी। तो भैया अगर आपको परिवर्तित आवेश परिवर्तन करना है तो आपको इसको निश्चित मानना पड़ेगा, तभी तो ग्राफ खींचेगा। तो आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। बोलो हाँ, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, मतलब आवेश को जाने में समय जितना ज़्यादा लगेगा धारा उतनी क्या होगी? कम होगी, हाँ या ना। अब इसको यदि भूल गए हो तो पिछले साल का एक ग्राफ याद करो, मैंने पढ़ाया था फलन, व्युत्क्रम फलन, याद आया? कौन सा फलन? व्युत्क्रम फलन का ग्राफ हमेशा 1/x का ग्राफ। अरे भैया ये भी भूल गया है तो याद कर लो भैया, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू भी, बायल का नियम, ये तो भूल ही नहीं सकते, है ना। कैसा ग्राफ जाता था ये, हाँ या ना। आज पी की जगह आई बैठा है और वी की जगह टी बैठा है, तो ग्राफ कैसा जाएगा? ये इसको बोलते हैं आयताकार अति परवलय। क्या बोलते हैं? मारो भाई टिक। देखो है आंसर में, नहीं है? समझ गए ना भैया। जब आप कभी भी अनुपात वाली रिलेशनशिप आएगी तो हमेशा ऐसे ही ग्राफ बनेगा, सिंगल पावर में यही बनेगा, ठीक है ना। चलो डन हो गया। चलो भैया आ जाते हैं मेन टॉपिक की तरफ। हेडिंग डालिए सेल। तो आज की कथा का टॉपिक है सेल। सेल तो सेल में कल हमने 2 चीजें बहुत बढ़िया वाली डिस्कस करी। एक सेल का विद्युत वाहक बल और दूसरा सेल का टर्मिनल विभवांतर। एक है सेल का विद्युत वाहक बल और एक है सेल का टर्मिनल विभवांतर। देखो बच्चों, ये तुम्हारे पास कोई बल्ब है। अब बल्ब ऐसे नहीं बनाते अपन, इन्हें रेजिस्टेंस आर होगा बल्ब का, हाँ है ना। यदि ऐसा नहीं बनाना है तो एक तरीका और है, बल्ब को ऐसे बना लो कि बल्ब ही जला रहे हो, इसका भी रेजिस्टेंस क्या होगा? आर। बल्ब रेजिस्टेंस ही होता है, तो ज़्यादा ये प्रेफर करते हैं बच्चे। तो ये है, अब ये बल्ब है, आप मार्केट से बैटरी लेकर के आए, बैटरी अभी बंद थी, बैटरी अभी खुला हुआ है ना टर्मिनल, मतलब किसी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं हो रही है ना। मगर बैटरी के अंदर फिर भी इंटरनल प्रतिरोध तो होगा, कल मैंने बताया था, क्योंकि उसके अंदर विद्युत अपघट्य होता है, उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। मगर अभी वो प्रतिरोध एक्शन में नहीं है, क्योंकि गाड़ी मेन स्टैंड में खड़ी हुई है, कल बताया था मैंने। जब तक गाड़ी मेन स्टैंड से ज़मीन में ही नहीं उतरेगी, गाड़ी का वेट, रोड का फ्रिक्शन वगैरह कुछ काउंट नहीं होगा, तब तक आपको सही रीडिंग देगी नहीं। तब उसके चक्के 2000 घूम जाएंगे, बोलेगी एवरेज 100 का है, जो कि हो नहीं सकता रोड पे। यस, तो अभी तक ये इनएक्टिव है। लो भैया स्विच बना देता हूँ, बिल्कुल पक्की वाली फीलिंग आएगी कि स्विच खुला हुआ है। ये आंतरिक प्रतिरोध और ये जो है अपना अधिकतम विभव विद्युत वाहक बल लेके बैठा, जिसको ई बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
ई तब तक है जब तक सर्किट क्या है, ओपन है। क्या है, सर्किट ओपन है, खुला हुआ है, तब तक ई है। अब भैया ये देखिए, मैं आपसे यहां पर पूछूं कि इसके सिरों पर इस समय कितना विभव आरोपित हो रहा है, बोलो कितना बोलोगे? नहीं, बिल्कुल गलत। खुला हुआ है स्विच यार, जीरो विभव। कितना विभव जाएगा? जीरो विभव जाएगा। समझ में आया? इसके सिरों पर जीरो विभव जाएगा। अब जैसे ही तुमने इस स्विच को यहां पर टकराया, स्विच क्लोज किया, तो इस टर्मिनल के बीच में देखो भैया, यहां से यहां तक तो ई था, है ना, मगर जैसे ही यहां पर तुम इसको स्विच क्लोज करोगे, ये टर्मिनल है ए और ये टर्मिनल है कितना, इससे फटाक से धारा बहेगी, हाँ या ना। तो इस टर्मिनल के एक्रॉस, ए से बी के एक्रॉस कितना मिलेगा? वी मिलेगा। कितना मिलेगा? समझ में आया कि नहीं आया? लगाए हो ई, मिल कितना रहा है? वी। मतलब ये जो बैटरी है पूरा यहां तक का डब्बा, ये यहां तक ई है, मगर इस बैटरी के एक्रॉस यहां और यहां कितना मिल रहा है? वी। अरे जब वी यहां है तो यहां भी कितना होगा इसके बीच में? वी ही होगा ना। समझ गए ना? तो इसको बोलते हैं टर्मिनल विभवांतर। क्या बोलते हैं? तो टर्मिनल विभवांतर आपको यहां पर वी मिल रहा है, ठीक है ना। टर्मिनल विभवांतर आपको यहां पर क्या मिल रहा है? वी मिल रहा है। और ये वी काहे के इक्वल होगा? ये वी इक्वल होगा कैपिटल आई इंटू कैपिटल आर के। होगा कि नहीं होगा? ओम के नियम से V बराबर आई आर, इसके इक्वल होगा। क्लियर है? चलिए, तो ये कैपिटल आई कैपिटल आर के इक्वल होता है। तो अब अपन परिभाषा बनाते हैं। लिखिए, सवाल लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, परिभाषा वाला क्वेश्चन। सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है? सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है? ठीक है, आपको याद होगा मैंने बताया था बैटरी का काम क्या होता है? ऊर्जा देना। बैटरी का काम क्या होता है? ऊर्जा देना। मान लो इस परिपथ में टोटल क्यू आवेश चलते हैं। कितने आवेश चलते हैं? क्यू आवेश। समझ गए ना? तो इस परिपथ में क्यू आवेश चलते हैं, मतलब आवेश का काम क्या होता है? जहां से चलता है घूम करके वहीं वापस आ जाता है। तो अगर क्यू आवेश को चलाने में परिपथ की बैटरी को कितना काम करना पड़ता है? डब्ल्यू। क्यू आवेश चलाने के लिए परिपथ की बैटरी के द्वारा दी गई ऊर्जा कितनी है? डब्ल्यू। तो एकांक आवेश के लिए कितना? डब्ल्यू अपॉन क्यू। यही विभवांतर की परिभाषा थी। मगर वहां पर सर्किट के मैं बात नहीं कर रहा था, वहां पे मैं क्या कह रहा था? एकांक धनावेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य। बट अब यहां सर्किट आ गया बेटा, देखो विभव की परिभाषा बदल गई यहां पर। समझ गए ना? अब देखो फिर से बोलूंगा, क्यू आवेश को पूरे परपथ में घुमाने में किया गया कार्य कितना है? डब्ल्यू। तो एकांक आवेश को पूरे परपथ में घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा? क्यू अपॉन डब्ल्यू। होगा कि नहीं होगा? क्यू अपॉन डब्ल्यू। एकांक आवेश को पूरे परपथ में घुमाने में किया गया कार्य ही कहलाता है विद्युत वाहक बल। समझ में आया? ये वहां पे क्या होता था? विभव होता था। क्या होता था? विभव। कहां पे? स्थिर वैद्युत में। कहां पर? अब यहां पे क्या है? ये विद्युत वाहक बल। एकांक आवेश, कोई पहला आवेश पकड़ लो, उसको पूरे सर्किट में घुमाने में किया गया जो कार्य होता है उसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल। नाम ही है विद्युत वाहक बल। ठीक है ना? तो E बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। इकाई क्या होगी? डब्ल्यू का में नापोगे जूल, क्यू का में नापोगे कुलाम। जूल पर कुलाम क्या होता है? वोल्ट, है ना? तो इसकी इकाई होगी जूल पर कुलाम अर्थात वोल्ट। चलो नोट करो, इसको छापो जल्दी से, फिर इसकी परिभाषा लिखाई जाए। जल्दी बनाओ, फुल स्पीड के साथ में। चलिए परिभाषा लिखिए विद्युत वाहक बल की। पहले सुन लीजिए, सेल सहित पूरे परिपथ में, एक सेल सहित मतलब सेल को इंक्लूड करोगे। अगर सेल को इंक्लूड नहीं करोगे तो वो क्या बनेगा? टर्मिनल विभव। क्या बनेगा? अगर सेल को इंक्लूड करोगे तो वो बनेगा विद्युत वाहक बल। सेल सहित पूरे परिपथ में एकांक आवेश के प्रवाह के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य
दी गई ऊर्जा को सेल को विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसको ई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बात वही है, यदि पूरा परिपथ सेल सहित क्यू आवेश प्रवाहित करने में सेल द्वारा डब्ल्यू कार्य किया जाता है तो एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य क्या होगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू। इसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। आप परिभाषा लिख लीजिए तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। लिखिए, सेल सहित पूरे परिपथ में, सेल सहित पूरे परिपथ में एकांक आवेश के प्रवाह के लिए, एकांक आवेश के प्रवाह के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य, सेल द्वारा किया गया कार्य, एकांक आवेश के प्रवाह में सेल द्वारा किया गया कार्य, कार्य बराबर ऊर्जा। कार्य बराबर क्या होता है, ऊर्जा। तो इसको आप सेल द्वारा दी गई ऊर्जा भी कह सकते हो, है ना। कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। मतलब क्या समझ में आया बच्चों? मतलब ये समझ में आया कि विद्युत वाहक बल में सेल की ऊर्जा का प्रयोग, मान लो आवेश यहाँ से चला, बेटा देखो ना, मतलब आवेश यहाँ से चला तो यहाँ भी जाएगा, बड़े में भी जाएगा और फिर आ करके छोटे में भी जाएगा, छोटे प्रतिरोध में भी जाएगा। अगर आप विद्युत वाहक बल की बात करते हो तो मैंने क्या कहा, एकांक आवेश को पूरे सर्किट में घुमाने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। आई बात समझ में ना। बट यदि अब बात करेंगे हम टर्मिनल विभव की, किसकी बात करेंगे, तो टर्मिनल विभव जो काम होता है वो एकांक आवेश को केवल ए से लेके बी, जिस टर्मिनल के बीच में आप विभवांतर निकाल रहे हो, मैंने पहले भी बताया था स्थिर वैद्युत में कि वी ए बी बराबर वी ए माइनस कितना, वी बी। बोलो याद आया, वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी, हाँ या ना। और वी ए बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू होता था वी ए, तो बेटा याद करो डब्ल्यू ए अपॉन क्यू नॉट माइनस डब्ल्यू बी अपॉन कितना, क्यू नॉट। इसको माइनस करते थे तो डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी अपॉन कितना, याद आया। तो विभवांतर बराबर इसी को मैं बोलता रहा हूँ डेल्टा डब्ल्यू, कार्य में परिवर्तन बटे कितना, आवेश। याद आया। तो जब आप विभवांतर की बात करोगे तो पूरा सर्किट नहीं लोगे, क्या लोगे, जिन दो बिंदुओं के बीच की बात कर रहे हो उसकी बात करोगे, हाँ या ना। तो अगर मैं विभवांतर बोलूँगा तो विभवांतर मतलब दो सिरों के मध्य एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही उन सिरों के मध्य में विभवांतर होता है। समझ में आया। इसमें सेल इंक्लूड नहीं होता है भाई, इसके बीच में विभव गिर रहा ना, सेल यहाँ है, सेल से मतलब नहीं है। अगर पूरा सर्किट घुमा रहे हो तो किया गया कार्य प्रति एकांक आवेश के लिए विद्युत वाहक बल, मगर दो बिंदुओं के बीच में अगर किसी प्रतिरोध के आर पार लेके जा रहे हो तो किया गया कार्य क्या कहलाएगा, विभवांतर। समझ गए ना। लिखो भैया, अगली हेडिंग लिखो, सेल के टर्मिनल विभवांतर से आप क्या समझते हैं। सेल के टर्मिनल विभवांतर से आप क्या समझते हैं। लिखो, किसी परिपथ में सेल को छोड़कर, किसी परिपथ में सेल को छोड़कर, किसी परिपथ में सेल को छोड़कर शेष परिपथ में, किसी परिपथ में सेल को छोड़कर शेष परिपथ में अर्थात केवल बाह्य परिपथ में, अर्थात केवल बाह्य परिपथ में किसी परिपथ में सेल को छोड़कर शेष परिपथ में अर्थात केवल बाह्य परिपथ में, बाह्य परिपथ में एकांक आवेश को, एकांक आवेश को, एकांक आवेश के प्रवाह को, एकांक आवेश को नहीं, एकांक आवेश के प्रवाह के लिए, एकांक आवेश के प्रवाह के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य,
सेल द्वारा किया गया कार्य सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। समझ में आया? सेल का क्या कहलाएगा? टर्मिनल विभवांतर। ठीक है, सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। भाई केवल फर्क क्या है? देखो भाई साहब, मैंने क्या बताया, आवेश को पूरे परिपथ में घुमाने के लिए, ये लाइन जरूर समझना, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। पूरे परिपथ में घुमाने के लिए ये आवेश यहाँ से चला, घूम करके पूरा वहीं पर वापस आ गया, तो कितना वर्क करना पड़ा बेटा? W। हाँ या ना? एकांक आवेश के लिए W बाई क्यू, क्यू आवेश के लिए W, पूरा वर्क क्या हुआ? W। ठीक है, अब आगे देखो, अब ये विभव की बात करते हैं। अब आवेश जो है इस बिंदु से चला और इस बिंदु से चल के बस यहां तक आएगा, इस बिंदु से चल के बस यहां पर, मतलब खुद के परिपथ की बात नहीं हो रही है, केवल बाहर कितना काम गया, बाहर कितना काम किया, उससे डिसाइड होगा विभवांतर। क्या डिसाइड होगा? विभवांतर। तो आवेश यहां से चला और ये चल करके घूम करके वापस इस सिरे पर आ गया। समझ में आया? तो यहां पर काम जो होगा बताओ, पहले से ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। इस काम को अपन मान लेते हैं W डैश। क्या मान लेते हैं? W डैश। तो मान लीजिए Q आवेश को घुमाने में बैटरी को छोड़ करके कितना काम करना पड़ा? बोलो W डैश। तो एकांक आवेश को घुमाने में कितना काम करना पड़ा? समझ में आया? और ये कहलाएगा विभवांतर VAB बराबर W डैश बाई Q। समझ में आया? जहां W डैश जो होगा वो W से क्या होगा? कम होगा, छोटा होगा। बोलो भाई, नोट कर लो भाई साहब। तो भाई साहब हम रोक रहे हैं, हमें विद्युत वाहक बल अलग पढ़ाना है आपको, और हमें आपको सेल का विभवांतर अलग पढ़ाना है। हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि हर मशीनरी दुनिया में काम करती है, वो खुद भी कुछ ना कुछ खर्चा लेती है। तो पूरी एनर्जी है, पूरी एनर्जी मतलब पूरा विभव है। एकांक आवेश की एनर्जी कोई विभव बोलते हैं। तो पूरा एनर्जी कितनी है? पूरा विद्युत वाहक बल क्या है? E है। और E जो है दो पार्ट में भंडारा होगा E का, एक इस छोटे V में और एक इस बड़े V में। ये छोटा वोल्टेज गिरेगा इसके ऊपर केवल छोटा सा वोल्टेज गिरेगा। आई बात समझ में? चलो नोट करो इसको। क्लियर है ना अच्छे से? हाँ भाई क्लियर है? मिश्रा जी बोलिए, क्या हो गया, कहाँ पे डाउट आ गया? बोलिए। एक वर्क है W, एक वर्क है W डैश, दोनों वर्क अलग अलग हैं। W डैश वाला बेटा कहाँ से चले? बैटरी के बाहर से, यहाँ से, और पूरे सर्किट में बस मतलब यहाँ से यहाँ घुमाए। हाँ है ना? ठीक है ना? मतलब केवल बाहरी सर्किट में घुमाया आपने। हाँ भाई क्लियर है भाई? पूछ लेना क्या समस्या, चुप नहीं बैठना। चुप बैठोगे तो आगे परेशान हो जाओगे। चलिए, तो ये बात हो गई भाई साहब किसकी? विद्युत वाहक बल की और विभवांतर की। अगला क्वेश्चन लिखिए, होमवर्क। सेल के विद्युत वाहक बल, 5 अंतर लिखने भाई, 4 अंतर, इसलिए जगह पूरे पेज की छोड़ देना। सेल के विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। सेल के विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। हाँ यही बनेगा सर के। ये तो आपकी समझ पे डिपेंड करता है बेटा कि ए का काम W डैश है ना। मैंने अलग अलग ऐसा बनाया है, एक का काम पूरे के लिए W और इधर से इधर के लिए कितना होगा? W डैश। मतलब जब तक बैटरी को इंक्लूड करोगे तो विद्युत वाहक बल, और अगर बैटरी को इंक्लूड ना करो तो टर्मिनल विभवांतर। हाँ सवाल में बोल रहा था प्रश्न, सेल के विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर में अंतर लिखिए। ठीक है, चलो तो जवाब दे दो मुझे कुछ, बोलो। लिख लिया सवाल? सेल के विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर में अंतर लिखो। हाँ
बिल्कुल होते हैं, हाँ। वो कुछ भी होगा, नहीं बिल्कुल नहीं छूटेंगे, बिल्कुल नहीं छूट, सब चलेंगे, सब चलेंगे, सब चलेंगे, भले एक के बाद एक पहुंचे। मैंने जैसे चलाना शुरू किया वहां से लेके जितने पूरे आवेश चले मैंने उनको क्यू माना है। क्या माना है? अब वो कितने हैं क्या है उससे अपना का लेना देना नहीं है, मैंने कुल आवेश को क्या मान लिया? क्यू। तो अगर कुल आवेश को चलाने के लिए बैटरी को कितना कार्य करना पड़ता है? डब्लू। तो एकांक आवेश के लिए कार्य कितना पड़ेगा? डब्लू अपॉन क्यू। अगर बैटरी इंक्लूडेड है, बैटरी इंक्लूडेड है तो वर्क डन हो जाएगा क्यू अपॉन क्यू, डब्लू अपॉन क्यू, और ये कहलाएगा आपका विद्युत वाहक बल। और अगर बैटरी इंक्लूड नहीं कर रहे हो, केवल बाहर बाहर घुमा रहे हो, बोलो हाँ, केवल बाहर बाहर घुमा रहे हो, तो क्या हो जाएगा? क्यू डैश इक्वल टू डब्लू डैश अपॉन क्यू आवेश के लिए कितना? डब्लू डैश वर्क होगा, तो एकांक आवेश के लिए डब्लू डैश अपॉन क्यू। समझ में आया? कोई दिक्कत? मैं कह रहा था सवाल, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में क्या लिखो? अंतर लिखो, ठीक है ना। तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए, विद्युत वाहक बल कब? जब स्विच खुला है कि जब बंद है? अब बंद और खुले में आप लोग फर्क मेरे ख्याल से समझ नहीं रहे हो। बेटा ये अभी क्या है, बंद है कि चालू है? बंद है कि खुला है? ये बंद है कि खुला है? बंद है, तो बंद है इसीलिए चालू है, क्लोज है इसीलिए ऑन है, हाँ या ना। अब ये क्या है? अब ये क्या है? खुला है। अब बता आए क्या बोल रहे हो? ऐसे स्विच की बात करो, सर्किट की बात मत करो, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे हम भी। स्विच खुला है, बस बात खत्म। स्विच खुला है मतलब धारा नहीं बहेगी, धारा नहीं बहेगी तो ये अपना रंग नहीं दिखाएगा। तो बताओ टर्मिनल के अक्रॉस में क्या मिलेगा इस समय आपको? विभवांतर मिलेगा। क्या मिलेगा? गलत बोल गए, गलत बोल गए। टर्मिनल खुला है, टर्मिनल खुला है तो इसने रंग दिखाया कि नहीं दिखाया? नहीं दिखाया ना। अरे आई आर बनेगा ही नहीं यार, टर्मिनल खुला मतलब धारा जीरो, टर्मिनल खुला मतलब धारा। तो आपको इसमें टर्मिनल के क्रॉस में क्या मिलेगा? विद्युत वाहक बल। क्या मिलेगा? सेल लेकर के आए, दिखा रहे हो, देख मेरे पास सेल है, बर्बाद कर दूंगा, दुनिया में आग लगा दूंगा, क्योंकि सेल के क्रॉस में क्या है? 1.5 वोल्ट। क्या है? 1.5 उसका नेट शुद्ध अधिकतम वोल्टेज है, हाँ या ना, अधिकतम। इसको क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल। जैसे ही सेल को कनेक्ट करा, करंट फ्लो हुई, तो भैया करंट बाहर वाले में से जाएगी तो अंदर भी तो जाएगी, करंट तो क्लोज पाथ में जाती है, बोलो हाँ। तो अगर बाहर वाला आई आर का विभव गिराएगा तो अंदर वाला भी तो आई स्मॉल आर का विभव गिराएगा कि नहीं गिराएगा? बोलो हाँ या ना। क्लियर हो गया? मजबूरी है गाड़ी की कि रोड में चलना ही पड़ेगा, और रोड ही गाड़ी को फ्रिक्शन देती है। समझ में आया? चलिए, तो इसलिए पथ खुला है तो क्या मिलेगा? विद्युत वाहक बल। और पथ अगर बंद है तो क्या मिलेगा? विभवांतर। समझ में आया? ये मैंने स्विच ऑन कर दिया, ये मैंने स्विच ऑन कर दिया, स्विच दबा के चटकनी मैंने ऑन कर दी, ठीक है भाई साहब। ये देखिए, आप लोग भी देख लो भैया, ये मैंने स्विच इसका बंद था और ये मैंने स्विच ऑन कर दिया। अब इन दोनों टर्मिनलों के में मध्य में क्या है? धारा नहीं है मगर विद्युत वाहक बल है। धारा नहीं है मगर विद्युत वाहक बल है। स्विच आ गया है ना, इसमें करंट है, टर्मिनल है, एक प्लस है और एक माइनस है, ताकत आ गई, मतलब विद्युत वाहक बल है। 220 वोल्ट का है, हाँ या ना, 220 वोल्ट का है। क्लियर हो गया ना? बट जैसे ही मैं कुछ कनेक्ट करूंगा वो मेरे को शुद्ध 220 नहीं देगा। समझ गए? तो जो मुझे मिलेगा बाहर वो कहलाएगा विभवांतर। क्या कहलाएगा? बोलो आया समझ में? एक्चुअली मैं यहाँ पर बैटरी की बात से आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये बैटरी है नहीं, समझ गए ना। ये मैं बैटरी की फीलिंग यहाँ पे लाने को दे रहा हूँ आपको, समझ गए ना। यहाँ पे मैं बैटरी की फीलिंग की लाने के लिए मैंने इसको बोला आपको, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई बात भाई साहब। अभी और इस पर डिटेल पे चर्चा करेंगे, बिल्कुल दिमाग में घुसा देंगे आपके। चलिए सर्किट फिर से बनाइए। तो विभवांतर के अधिकतम मान को क्या बोलते हैं? बोलो, विभव के अधिकतम मान को क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल। यस, ये कब होता है? खुला परिपथ की बंद परिपथ? खुला परिपथ में विद्युत वाहक बल, और बंद परिपथ में? चलो भैया, ये अपना बल्ब लगा हुआ है, बल्ब का प्रतिरोध R है, ये बल्ब का टर्मिनल A है, ये इसका टर्मिनल B है, ये बैटरी है, इसका विद्युत वाहक बल E है,
और इसके पास इसका खुद का नन्हा सा रेजिस्टेंस क्या है, आर, स्मॉल आर, ठीक है ना, स्मॉल आर रेजिस्टेंस है। इस बैटरी को हमने यो कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये कनेक्ट अपन ने कर दिया। जैसे ही स्विच मैंने क्लोज किया, पहले ओपन था तो कोई धारा नहीं जा रही थी, जब तक ओपन था तो कोई धारा नहीं जा रही थी, तो इस टर्मिनल ए बी, अब चाहे ए बी के दर्शन यहाँ कर लो, चाहे ए बी के दर्शन यहाँ कर लो, ये सीधी तार का कुछ मतलब नहीं होता है। सीधी तार का मतलब बिल्कुल वही है, हर पॉइंट बराबर है, हर पॉइंट क्या है, बराबर है। तो अगर ये ए है तो ये भी क्या है, और ये बी है तो ये भी क्या है। अभी ये तार ओपन है, मतलब इसके अक्रॉस विद्युत वाहक बल ई है, कितना मिल रहा है, ई, इसके अक्रॉस विद्युत वाहक बल ई है। अब एक चीज़ सुनो, एक चीज़ और लफड़ा है यहाँ पे, ये स्विच यहाँ से ओपन है ना, अगर आप ए और बी के अक्रॉस विद्युत वाहक बल देखोगे, जैसे अब ये देखो, देखना अब इससे समझ में आएगा, थोड़ा सा और टेक्निकल वाली बात हो गई भाई साहब। अभी ये स्विच जो है, अरे ये जो स्विच है मैंने ऑफ कर दिया, क्या कर दिया है, मतलब ये जो कनेक्शन है इससे इसका संपर्क टूट गया, बोलो हाँ। तो अभी मैं बोलूंगा ए और बी के बीच में विभव कितना है, क्या बोलोगे, जीरो, क्या बोलोगे, जीरो, क्योंकि ये डंडा इससे टच नहीं है, क्योंकि ये डंडा इससे टच नहीं है, समझ गए ना, हाँ ठीक है ना, ये डंडा इससे टच नहीं था, तो ए और बी के बीच में अभी विभव जीरो, मतलब कि आपको यदि एक्चुअली बी पॉइंट आपका यहां होना चाहिए, ये देखो अब निकलेगा ई, अब निकलेगा ई, बोलो हाँ या ना। अरे भाई साहब देखो तो, देखो देखो देखो, फीलिंग पकड़ो, फीलिंग, ये ई है, हाँ या ना, ये आर है, बोलो हाँ, ये पॉइंट बी यहाँ है। भाई साहब इसकी ताकत का अंदाजा तो यहाँ तक होगा ना, ये तो खाली हवा है इसमें बीच में, तो यहाँ पर अभी ये क्या स्विच ऑफ है, ये क्या है, स्विच ऑफ है, तो अभी इसके ऊपर विद्युत वाहक बल भी नहीं है। अभी इसके ऊपर कितना मिल रहा वोल्टेज, जीरो, कितना वोल्टेज है, जीरो। ई नहीं मिलेगा बेटा, ई आपको मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, क्योंकि कनेक्ट नहीं है। एक्चुअली ई मिलने के लिए आपका ये जो पॉइंट है वो यहाँ नहीं होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। अभी इसके ऊपर हाथ डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सच में दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, पकड़े के नहीं, मानो या ना मानो तुम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अरे नहीं यार, तब रहेगा जब अर्थिंग पकड़ लेगी। चलो देखो भाई साहब, अभी इसमें कोई विभव है क्या, नहीं, अगर विभव होता तो आप हाथ नहीं डाल सकते थे। अरे यार विभव होता तो प्लग जल नहीं जाता यार, कुछ भी डिवाइस चल जाती, हाँ या ना। पंखे सुधारने वाले पहले स्विच ऑफ करवाते हैं, फिर तार में बांधते कि नहीं बांधते हैं, तो उनको विश्वास तो रहता है ना, हाँ। तो भाई साहब ये जो है अभी इस पे विद्युत वाहक बल कितना है, अब विद्युत वाहक बल आ गया कि नहीं आया, अब आ गया है। अब ए और बी के बीच में विद्युत वाहक बल आ गया है, क्यों, क्योंकि ये कनेक्शन आपने कनेक्ट कर दिया, बोलो हाँ। अब विद्युत, अभी विभवांतर नहीं आया, अभी विभवांतर नहीं आया, अभी विभवांतर नहीं आया, क्योंकि बोलो ये भैया धारा बह रही कि नहीं बह रही, कहाँ बह रही है, धारा बह रही क्या, और जब धारा नहीं बह रही तो विभवांतर थोड़ी ना आएगा। सेल धमका रहा, देखो भैया मैं बहुत पावरफुल हूँ, बैठा हुआ हूँ 220 का लेके टनाटन, फेंक दूंगा अगर छू गए तो, समझ में आया ना। अभी धारा नहीं बह रही है, धारा कितनी है, जीरो, धारा कितनी है, जीरो। तो यहाँ पर केवल इसका चमत्कार ई देखने को मिल रहा है कि इसके अक्रॉस में, बोलो टोटल वोल्टेज कितना है, ई कितना है, ई। मैं तुमको समझाने ये आया था कि ये पॉइंट अगर पूरा इंक्लूड करोगे तो इसमें वोल्टेज कितना मिलेगा, जीरो। यहाँ तक ई नहीं मिलेगा, है ना। इतनी गंभीर बात मैं कर गया, कोई ज़रूरत नहीं थी इस बात को करने की, मगर आप बोल देते सर ये तो कनेक्ट ही नहीं है। तो देखा जाए तो एक्चुअली सच में कहाँ तक विद्युत वाहक बल मिलेगा, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, समझ में आया ना। ओके चलो, ये लो भाई साहब, वापस आते हैं, काम की बात करते हैं। भाई साहब खुला है ना परिपथ, खुला है ना, खुला है तो ऊपर कैसे भग जाएगा, एक टर्मिनल के सहारे कैसे भग जाएगा, बिल्कुल नहीं। जब दोनों कनेक्ट होंगे तब भगेगा। हाँ अगर अपन प्लस चार्ज लिए हैं तो कुछ नहीं होगा यार, कोई भी चार्ज ले लो, प्लस ले लो, माइनस ले लो, कुछ भी ले लो, जब तक सर्किट कनेक्ट ही नहीं होगा तो भैया आवेश चलेगा क्यों। आवेश की ड्यूटी है कि पूरा चल के जिस पॉइंट से चले उस पॉइंट पर वापस आए। जब बीच में सर्किट टूटा हुआ तो कहाँ से उसको ऊर्जा मिल जाएगी मेरे भाई, नहीं आया समझ में। याद करो इलेक्ट्रॉन मॉडल को, जब प्लस और माइनस लगा देते तो एक तरफ का लालच बनता था, एक तरफ का धक्का बनता था, बोलो हाँ भैया।
हाँ, समझ गए। अब इस तरफ मैंने बोला ना कि अगर यहाँ पे 10 वोल्ट की लगाई है तो ये प्लेट कितने की, 10 की, और ये कितने की। अब तुमको 10 ही 10 दिख रहा है, 0 दिखा ही नहीं रहा है, उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ गए ना, समझ में आया, नहीं आया समझ में। अरे भाई ये 10 है जब तक कनेक्ट नहीं होगा तब तक उनको फ्लो नहीं बनेगा, जब तक कनेक्ट नहीं होगा तब तक फ्लो मतलब सर दोनों साइड कनेक्ट होकर तभी धारा आगे बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल। बोलो, आ गया समझ में। चलो आगे बात करते हैं। बोलो भाई साहब, बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना, आंतरिक प्रतिरोध कितना। सर्किट अब कनेक्ट कर दिया जाए भाई साहब, बहुत देर से खुला हुआ है सर्किट। ये अपन ने सर्किट कनेक्ट कर दिया, जैसे ही सर्किट कनेक्ट किया करंट गई आई। बोलो हाँ, आई करंट जाएगी। करंट वो प्रवाह है, करंट क्या है, प्रवाह, धारा का वेग है, धारा का वेग है। जब धारा जा करके रुकावट से पत्थरों से टकराती है, बहुत तेज की धारा आती है, और जब वो पत्थरों से रुकावट से टकराती है तो धारा का वेग कम होता है कि बढ़ता है, कम होता है। और धारा अपनी ऊर्जा उन पत्थरों को देती कि नहीं देती है, बोलो यस और नो। तो धारा जब जाएगी और रुकावट से टकराएगी तो धारा की ऊर्जा का मान बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा, क्योंकि धारा ने अपनी कुछ ऊर्जा दे दी किसको, रुकावट को, हाँ है ना। वो रुकावट को दी गई ऊर्जा क्या है, वी, क्या है ऊर्जा, आई बात समझ में। फिर धारा आगे बढ़ी और छोटी सी ऊर्जा इसके ऊपर मिलेगी, बोलो हाँ या ना, वी इंटरनल। क्या मिलेगी, कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा मैं बोलता हूँ बट होती है प्रति एकांक ऊर्जा, ऊर्जा मैं बोलता हूँ मगर होती है प्रति एकांक ऊर्जा। चलो कुल ईएमएफ कितना लगा, कुल ईएमएफ, कुल विद्युत वाहक बल कितना लगा, कुल विद्युत वाहक बल ई लगा, कितना लगा, ई आगे काहे बता रहे हो भाई, आगे ना बताओ, ये मैं कल पढ़ा चुका हूँ मगर और डीप में है। कुल विद्युत वाहक बल कितना लगा, ई का भंडारा कितने लोगों में हुआ, 2 लोगों में, एक भी बाहर एक्सटर्नल और एक भी इंटरनल। बोलो हाँ या समझ में आया। तो V बराबर ये हो गया अपने पास, E बराबर V प्लस V। इसको डर लग रही है तो V इंटरनल लिख दो भाई साहब, इसको दे दो नंबर 1। बोलो हाँ, इसको नंबर 1 दे दिया। अब देखो भैया ध्यान से, तो यदि यहाँ से आपको V एक्सटर्नल निकालना है बाहर वाला, तो बराबर कितना हो गया, E माइनस V इंटरनल। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हाँ। तो E माइनस V इंटरनल हो गया अपने पास में, ठीक है ना। V बराबर E माइनस V इंटरनल, समीकरण नंबर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना। ओके, अब देखो भाई साहब, V एक्सटर्नल की वैल्यू V बराबर कितना है, IR। बोलो हाँ, और V इंटरनल कितना होगा, I इंटू स्मॉल r, I इंटू स्मॉल r। क्लियर हो रहा है बेन साहब, सब सिर के ऊपर से तो नहीं जा रहा है, ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास E इज इक्वल टू कैपिटल V प्लस V इंटरनल ये आ चुका है, ठीक है ना। E माइनस V इक्वल टू I इंटू कितना, कैपिटल R। बोलो हाँ है ना। E माइनस V इंटरनल V, I लिख लो इसको, V इंटरनल बराबर I इंटू R। क्लियर है। तो I इज इक्वल्स टू E माइनस V इंटरनल अपॉन कितना, एक बात समझ में आया। सब आपकी समझ का कमाल है, बहुत सारे डेरिवेशन बनेंगे, इनको रटा नहीं जा सकता है। आगे की बात देखो बच्चों, आगे की बात देखते हैं, आगे की बात देखते हैं यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से। E माइनस V इंटरनल, कुल EMF में से अंदर वाला ड्रॉप, विद्युत जो ड्रॉप हुआ विभवांतर इसके ऊपर, छोटे के ऊपर, उसको माइनस कर दिया तो बाहर वाला मिल गया कि नहीं मिला, मिल गया ना, ठीक है। अब देखो भैया E बराबर V प्लस क्या होगा, V इंटरनल। V कितना है और V इंटरनल कितना है, I स्मॉल आर। I क्या ले लिया, स्मॉल आर, स्मॉल आर। I क्या ले लिया और क्या बचा, और ये क्या आया। तो भैया धारा की वैल्यू निकाल रहे हैं तो I को रोक लो, तो E अपॉन क्या होगा, R प्लस स्मॉल आर। आ गई धारा का मान समझ में, कोई दिक्कत। चलो ठीक है, तो ये धारा का मान हो गया,
और v बराबर हो गया अपने पास e माइनस आई आर। इसको 1 मिनट पलट करके लिख दो पहले। तो v इक्वल टू ई माइनस वी आई, v इक्वल टू ई माइनस वी आई, हाँ है ना। e बराबर v माइनस कितना हो गया, e माइनस वी आई, v बराबर e माइनस वी आई हो गया। अलग से लिख देता हूँ, देखो भैया v बराबर e माइनस क्या वी आई, तो v इक्वल टू ई माइनस क्या है करंट I इंटू कितना R। आया समझ में? बहुत सारी खिचड़ी पकी है मगर समझ में तभी आई होगी जब आपने पूरा पूरा समझा है। ठीक है, चलो नोट कर लो, जल्दी से नोट करो और कोशिश करो खुद से बनाओ सारे डेरिवेशन। खुद से बनाओगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक और बात लिख लें यहाँ पे, देखिए इस आई आर को यहाँ ले आए, आई स्मॉल आर इक्वल टू ई माइनस कितना वी, तो स्मॉल आर की वैल्यू ई माइनस वी अपॉन कितना कैपिटल आई। नोट कर लें। चलो नहीं किया, चलिए हेडिंग डालिए, आंतरिक प्रतिरोध तथा बाहरी प्रतिरोध में संबंध। ठीक है ना, आंतरिक प्रतिरोध और बाहरी प्रतिरोध में संबंध। डायग्राम बना लीजिए वही वाला। लिखिए हम जानते हैं V बराबर ई माइनस आई आर, टर्मिनल विभवांतर बराबर विद्युत वाहक बल माइनस आंतरिक विभव, आंतरिक विभवांतर। बोलो हाँ, होता है कि नहीं होता? होता है भाई साहब, बिल्कुल होता है। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ, आई स्मॉल आर। क्यों ले आओ? क्योंकि इसी का मान निकालना है। आई स्मॉल आर बराबर कितना हो गया बोलो, ई माइनस वी। बोलो हाँ। राजपाल यादव के पेट में कितने गए रसगुल्ले, बराबर टोटल जितने लेके चला और बाहर जितने बांट दिया। समझ में आया? ये चला गया, इसको दे दो नंबर 1। क्या दे दो? नंबर 1। दूसरा समीकरण हमारे पास में है, दूसरा समीकरण हमारे पास में क्या है, V बराबर बड़ा I और बड़ा R। होता है कि नहीं होता? बाहर वाला विभवांतर, कुल धारा और उसका कुल प्रतिरोध। इसको पलट करके लिखो, मतलब अर्थात आई आर बराबर कितना हो गया, समीकरण नंबर 2। समझ में आया? 1 को 2 में भाग दे दो, 1 में 2 का भाग दे दो, 1 डिवाइडेड बाई 2। बेटा ये बहुत काम में आएगा आगे चल के, जब मैं आपको एक और चीज़ पढ़ाऊंगा विभव मापी, तब ये रिलेशन बहुत काम में आएगा। बोलो ऊपर कितना है बालक, और इधर कितना है, और यहाँ पे डिवाइड करना है, भाग देना। बोलो यहाँ पे क्या है, कैपिटल आई आर, और यहाँ पे क्या है, आई से आई। लो भैया आ गया हमारे पास एक बहुत ही काम का समीकरण, आर अपॉन आर। इसको बगरा दो यानी कि बांट दो, ई अपॉन वी माइनस वी अपॉन वी, बोले तो आ गया समीकरण। स्मॉल आर निकालना है, इस वाले आर को कल्टी मार दो यहाँ, आर ई अपॉन वी माइनस 1। नोट करो भैया, ढोल नगाड़ों के साथ इक्वेशन नोट किया जाए, बहुत बढ़िया काम का इक्वेशन। स्मॉल आर बराबर ई अपॉन वी माइनस 1। सभी से निवेदन है, बुकलेट जो दी गई हैं वो पढ़ना शुरू कर दें, बहुत सारी चीज़ें आपको खुद से बनना शुरू हो जाएंगी, काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं। क्लियर हो गया ना अच्छे से? तो ये डिराइव करने को आएगा, तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर ई अपॉन वी माइनस 1। ये बहुत भयंकर भूलता है, इसको अच्छे से कर लेना प्रैक्टिस, डिराइव करते नहीं बनेगा नहीं तो। ठीक, अब लिखिए भैया अगली हेडिंग, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। बैटरी, हाँ सेल यानी बैटरी। देखो सेल का संयोजन, सेल को मिला के ही बैटरी बोलते हैं। ये अकेला सेल है, ये अकेला क्या है बेटा, सेल ये है। अगर कई सारे सेल को कंबाइन कर दो, ये पहला सेल और ये दूसरा सेल, तो ये क्या कहलाती है, बैटरी। क्या कहलाती है, बैटरी जो होती है छोटे छोटे सेलों का संयोजन होती है। तो पहले अपन पढ़ रहे हैं क्या, सेलों के संयोजन में श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा संयोजन,
श्रेणी क्रम संयोजन। देखो अभी तक आपको बैटरी में बनाता था मगर कभी मैंने आंतरिक प्रतिरोध से आपका परिचय नहीं करवाया, हाँ ना। अब जिंदगी में पहली बार आपका आंतरिक प्रतिरोध से परिचय हुआ। बहुत कम होता है मगर होता तो है, हाँ या ना, बहुत ही कम होता है मगर होता है। चलिए आइए देखते हैं सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। कभी ऐसा होता है कि इतना कम होता है कि इसको मानते ही नहीं। वो अभी पता चलने वाला है, वही आपको फायदा उसका नुकसान। भैया वैसे जनरली कहाँ मानते हैं, सारी कैलकुलेशन में अभी तक जितनी आपने 10वीं क्लास में कैलकुलेशन करी, क्या कभी उसका नाम लिया 10th क्लास तक में आंतरिक प्रतिरोध का? नहीं लिया। दुनिया नहीं मानती है, समझ गए ना, कोई नहीं मानता, इतना कम होता है प्रतिरोध, उसको इग्नोर मार देते हैं। बट जानकारी तो होनी चाहिए, तो अब जानकारी हो गई है, ठीक है ना। चलिए श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ते हैं सेलों का। लियो भैया जी, पहला सेल है, पहले सेल का विद्युत वाहक बल कितना? ई। आंतरिक प्रतिरोध कितना? दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल सेम है बेटा, ई। अगर आप कहोगे सर अलग अलग ले लो अलग अलग, E1 E2 E3 E4 ले लो, मगर बाद में वही करना पड़ेगा, सेम मानना पड़ेगा, इसलिए आप समान सेल ले लो। अलग अलग ले लेते हैं यार, चलो यार नया चीज़ बन जाएगी। R1 इधर R2 और यहाँ पे क्या E3 और यहाँ पे R3 और डॉट 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 N सेल हैं EN और यहाँ पे प्रतिरोध कितना बेटा? RN। और इसके बाद में लगा है फाइनली एक बल्ब, हाइलोजन बल्ब जलाने के लिए, जिसका प्रतिरोध कितना है? R। चलो भाई साहब ये हो गया। आप चाहते तो R को ऊपर कर लेते। हाँ भाई, इस R के सिरे पर मिलेगा टर्मिनल विभव V, मिलेगा? कितना मिलेगा? सवाल ये है कि ये आपको यहाँ पर कुल विभव कितना मिलेगा, समझ गए ना। एक सवाल तो ये है कि आपको टर्मिनल विभव यहाँ पर कितना मिलेगा। चलिए देखिए, तो ये यहाँ पे पहला सेल है, ये यहाँ पे आपका दूसरा सेल है, ये आपके यहाँ पे तीसरा सेल है, ठीक ना। इस तरीके से N सेल लगे हुए हैं, ठीक है ना, N सेल यहाँ पे लगे हुए हैं। तो देखिए कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल E इक्वल टू, देखो भैया आपने जानते होगे वो सेल आती है, सेल नहीं वो टॉर्च आती है बड़ी वाले डंडे वाली, देखी कभी? गांव में चलती है, इतना लंबा बैरल होता है उसका सिलेंडर, एक सेल फिर दूसरा सेल फिर तीसरा सेल फिर चौथा सेल, 4 या 5 पढ़ते हैं, हाँ है ना, है ना। पहले का समय था वो दहेज में मिलती थी वो टार्च, और जिसको मिलती थी दूल्हा वो बहुत रंगदार दूल्हा माना जाता था, बढ़िया दूल्हा, अच्छा पैसे वाला होता था, तो टॉर्च मिला करती रही है भाई साहब। क्योंकि बाकी लालटेन लेके जाते थे या डिब्बी जला के जाते थे, और वो बेहतरीन रंगदार एकदम बड़ी वाली टार्च है और ख़त्म भी नहीं होने वाली है। हाँ देख लेना, उनके पास होगी, ढूंढ लेना। तो वो टार्च बहुत देर तक चलती रही है, उसका विभव वहाँ बहुत देर तक सलामत रहता था, क्योंकि सेल ज़्यादा पड़ते थे, तो वो टॉर्च अच्छी टॉर्च मानी जाती रही, समझ गए ना। तो वही है, वो सीरीज है, क्या वो श्रेणी है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे आप जो है अपने वोल्टेज ले आएंगे, एक सेल ले आओगे और एक सेल के बाद दूसरा सेल कनेक्ट कर दोगे, तो कैसे कनेक्ट करना? प्लस और फिर से क्या? हाँ, अगर आपने ये कनेक्ट करा तो 1.5 वोल्ट, 1.5 और 1.5 का टोटल कितना मिलेगा आपको? 3 वोल्ट मिलेगा, जो लाइन से सेल लगाओगे तो, समझ गए ना। हाँ, उल्टा कर दोगे तो 0 हो जाएगा, उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? अगर सेल को आप आमने सामने कनेक्ट कर दो और पीछे से माइनस और प्लस से प्लस रख दो एक दिन के लिए, सेल खत्म हो जाएगा, सेल क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। समझ में आया? सर अगर 2 सीरीज में रखा और एक उल्टा कर दें तो? 2 सीरीज में एक उल्टा, तो ये वाला जो है बेटा, ये वाला इसको ख़त्म कर देगा, ये वाला सही सलामत बैठा रहेगा। समझ में आया? चलो, मतलब अपोजिट प्लेट अगर ऐड होंगी तो प्लस होएगा, और सेम प्लेट अगर ऐड होंगी तो क्या होएगा? माइनस। तो कुल विभव की बात करते हैं, कुल विद्युत वाहक बल E बराबर बोलो कितना होगा? E1 EN, हाँ या ना। ये सारे प्रतिरोध सीरीज में है, बोलो हाँ या ना। तो सारे प्रतिरोध सीरीज में है, हाँ ठीक, E3 कर दो इसको। सारे प्रतिरोध मतलब कुल तुल्य प्रतिरोध कितना होगा बेटा? R इंटरनल बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN, हाँ या ना। अब भैया देखिए अपन को मिलना है भैया, ये पूरा का पूरा मिल करके बैटरी एक सेल के जैसे काम करेगा, तो हम लिखेंगे E बराबर ना V बराबर E माइनस कितना? I इंटू R, हाँ या ना, I इंटू R, ठीक है बेटा, I इंटू R। V बराबर E माइनस I इंटू R, भूल गए क्या?
भूल, हाँ आर इंटरनल टोटल भूल गए ये। चलो तो v की वैल्यू निकालना है अपन को। v बराबर e की वैल्यू बोलो कितना, e1 प्लस e2 प्लस डॉट 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 क्या, माइनस आई इंटू आर इंटरनल r1 प्लस r2 प्लस r3 डॉट 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 कितना rn। समझ में आया। चलो अगर इसमें धारा आई जा रही है और बाहर ये लपालप लगा हुआ है कैपिटल आर का, तो v बराबर कितना हुआ बेटा, आई आर। v बराबर कितना हो गया, आई आर। देखना भाई साहब, अब मैं कर रहा हूं, अगर सारे सेल समान ईएमएफ के हैं, सब सेल सेम लेके आए हो आप, एवर रेडी वही छोटे वाले 1.5, हाँ हाँ अरे बिल्कुल सही बोल गया भाई बच्चा, ध्यान रख रहा है। देखो प्लस से माइनस तो धारा नीचे की तरफ आएगी, सारे एक तरफ है ना, ये भी देगा ये भी देगा ये भी देगा, सब देंगे तो जुड़ो कि नीचे आएगी, बिल्कुल सही बात है। तो आई आर कुल धारा बराबर ई, सबको समान विभव को मान लो, मतलब E1 बराबर E2, सब कितने के हैं, E के हैं। E प्लस ई प्लस ई प्लस ई, अगर 2 बार होते तो 2 ई, 3 बार होते 3 ई, कितने जुड़े हैं N, तो कितना आएगा बोलो N ई माइनस आई, कितना आएगा, आई बात समझ में क्लियर हो गया। चलिए यहाँ से अब यहाँ से इसको इधर लेके आइए, आई आर प्लस आई एन आर, बोलो एग्री की नॉट एग्री, आई आर प्लस आई एन आर बराबर कितना, हाँ स्मॉल आर बराबर कितना बेटा, एन ई, हाँ या ना, कॉमन आई कॉमन, आर प्लस कितना एन आर बराबर कितना एन ई, आई बात समझ में। आई बराबर एन ई अपॉन आर प्लस कितना एन आर, आई बात समझ में। ये हो गई कुल धारा, संयोजन की कुल धारा, समझ में आया। अब इसमें बस एक चीज़ और आती है, एक पॉइंट इसमें और आता है कि ये संयोजन फायदेमंद कब है, ये संयोजन फायदेमंद कब है। सीरीज का संयोजन फायदेमंद तब होता है बेटा जब आंतरिक प्रतिरोध बहुत छोटा हो और बाहरी प्रतिरोध बहुत बड़ा हो। कैसे फायदेमंद, देखो भाई जगह कम है, यदि दिख रहा है, दिख रहा है, यदि बाहरी प्रतिरोध R बहुत बहुत बड़ा है, किससे, NR से, किससे बड़ा है, समझ में आया। अगर R प्लस NR जो है R NR से बहुत बड़ा है, तो R प्लस NR काय के इक्वल बैठेगा बोलो, R के। मान लो ये 1 लाख है, ये 1 लाख रुपए है और ये 2 रुपए है, हाँ या ना, तो बताओ 1 लाख और 2 रुपए लगभग 1 लाख के ही बराबर माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, हाँ या ना। वही वाला एग्जाम्पल याद आ गया होगा, हमने ज़मीन खरीदी, तुमने कहा 1 लाख 2 रुपए की, हमने 1 लाख दिए, नहीं 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 दूंगा, 2 रुपए लेके आओ। अब बोलूँगा धर ले भाई, इतनी गुडविल नहीं है। हाँ तो ये हो गया R प्लस एन आर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, R के इक्वल। मतलब इस परिस्थिति में R प्लस एन आर काय के इक्वल होगा, चेप दो यहाँ पे, तो मतलब I बराबर N टाइम्स E अपॉन कितना R, हाँ या ना, नहीं आया समझ में, N टाइम्स E अपॉन R। ध्यान से सोचो E अपॉन R क्या है, एक सेल की धारा, I इक्वल टू V बाई R होता है, तो अगर एक सेल लगेगा तो V की जगह क्या आएगा E, और अपॉन बड़ा प्रतिरोध R। मतलब श्रेणी क्रम में अगर आपका बाहरी प्रतिरोध बड़ा है तो जो कुल धारा आती है वो एक सेल का n गुना आती है, एक सेल का n गुना आती है, हाँ या ना। चलो तो ये फायदे की चीज है, मतलब श्रेणी क्रम तब फायदेमंद है कब, जब आंतरिक बड़ा हो या बाह्य बड़ा हो, जब बाह्य बड़ा हो, समझ गए ना। जब बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध के संयोजन से या आंतरिक प्रतिरोध से बहुत ज्यादा बड़ा हो, तब जो आपको धारा मिलेगी वो n गुना मिलेगी। कितने गुना, छाप लो भाई। आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो बाह्य कम हो, हाँ होता है ना, बिल्कुल होता है, हो सकता है, अभी देख लेना, कल बताएंगे, नोट कर लो। हाँ हो सकता है भाई, प्रतिरोध लगाना तो आप ही का काम है ना, क्यों नहीं हो सकता है। सेल का प्रतिरोध बढ़ा दो आप, सेल की बैटरी की प्लेटें दूर दूर कर दो, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। कल बताया था ना आंतरिक प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, लिख के लाए थे नहीं लाए थे, लिखे थे होमवर्क, नहीं लिखे, हम लोग बुक पढ़ते नहीं हो यार, कुछ काम देते किया करो, आज भी दे दिया मैंने, काम छोड़ के आ जाओगे कल। विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर में संबंध दिया हूँ आज लिखने को, है ना।
चलो अच्छे से नोट करो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। हाँ भाई साहब, यहाँ पे लिख लेना लास्ट में, इधर आने के बाद मैंने एक चौका मारा है, क्या लिखा है, यदि सभी सेल समान हैं तो, अगर सारे सेल समान हैं तो उनके विद्युत वाहक बल क्या होंगे, बराबर, और उनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस मतलब उनके खुद के प्रतिरोध भी क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी कूद करके, यदि सभी सेल एक समान हैं तो, एक जैसे हैं तो। चलो भैया फटाका नोट होगी ना, क्यों नहीं होगी। माना हमारे पास n सेल हैं जिनके विद्युत वाहक बल क्रमशः E1 E2 E3 En है, उनके आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 R3 Rn हैं, n सेलों को संयोजन में जोड़ दिया गया और उनके फाइनल टर्मिनल से एक बाह्य प्रतिरोध बड़ा वाला R कनेक्टेड कर दिया। इस प्रकार धारा I बहती है, संयोजन सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है, इसलिए कुल विभव अलग अलग विभव का योग होगा। बोलो हाँ या ना। श्रेणी में विभव बढ़ता था कि नहीं बढ़ता था, तो याद होगा जब V लगाते थे तो V1 + V2 + V3, हाँ या ना। अब जब सब जोड़ दोगे तो कुल विभव टर्मिनल पे कितना आएगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये मैंने जोड़ दिया। अभी तक बैटरी लगा करके विभव बांट रहे थे, अब आज बंटा हुआ है तो उसको जोड़ रहे हो, उल्टा क्रम सीरीज में जुड़ता है। भैया इतना लंबा सेल कोई नहीं पढ़ाता है, मुश्किल है इतना लंबा, मैंने आपको सेल पढ़ा दिया, ठीक है ना। भाई बंद करो कलेक्टर साहब। चलो उड़ो भाई साहब, चलो भैया घरे चलो, खटिया तोड़ो। अति उत्तम कार्य है भाई साहब, बहुत अच्छा विषय है तो। नहीं नहीं चाहिए भाई साहब, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं।